birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूं आरजे नरेश और अपने साथ लेकर आ गया हूं आरजे आशीष को। और हम दोनों हैं आज आपके साथ क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू एपिसोड, स्पेशल बॉलीवुड सीरीज पार्ट 2 का एक एपिसोड हमारे साथ है। 6 दिसंबर है यार, आज ये स्पेशल है डे हमारे लिए, और वो क्यों है वो तो हम आपके साथ बताएंगे। पहले आशीष को बुला लेते हैं। आशीष, वेलकम टू द शो। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे आशीष जुड़ गया हूँ अपने साथी आरजे नरेश के साथ। और जैसा नरेश ने बताया कि आज का डे बहुत ही स्पेशल है। ये डे की अपनी एक मान्यता है और मैं तो कहूँगा कि बॉलीवुड की हिस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा दिन माना जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक लेजेंडरी स्टार डायरेक्टर का बर्थडे होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बी सुभाष की, जिनका आपने हमारे साथ पहले भी इंटरव्यू सुना था। तो उसी कड़ी में एक बार जुड़ते हुए दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि आज उनका जन्मदिन है। और जन्मदिन कोई ऐसे वैसे वाला भी नहीं भैया, जन्मदिन है प्लैटिनम। जी हाँ, 75th बर्थडे है उनका। क्यों नरेश? बिल्कुल, 75th बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 दिसंबर को ये बर्थडे है और हमने सोचा क्यों ना अपने लिसनर्स के साथ इस खुशी को शेयर किया जाए। वी आर रियली फॉर्चुनेट कि सर भी हमारे साथ अवेलेबल हैं और तैयार हुए हैं और हमारे साथ। तो सबसे पहले आशीष, क्यों ना ये बर्थडे विश हम अपनी पूरी टीम की तरफ से, सभी लिसनर्स की तरफ से सर को पहुंचा देते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत उनके साथ शुरू करेंगे। Let's begin with the as usual the original birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Subhash sir. हैप्पी बर्थडे टू यू। रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से और सर आपको बहुत बहुत मुबारक। अचीवमेंट है ये, लाइफ में आप स्वस्थ हैं, एकदम फिट हैं, 75th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो रेडियो उड़ान की पूरी टीम और सभी लिसनर्स की तरफ से हम आपको एक बार फिर से इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और स्वागत करते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। और आपकी विशेष ने और आपकी टीम की विशेष ने मेरा ये बर्थडे बहुत ही स्पेशल बना दिया गया है। इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी कि आपका चैनल जो वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स है और वो मुझे बर्थडे विश कर रहा है, और आपकी टीम को आई कैन से थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। और सर थोड़ा सा बताएं, बर्थडे जब भी सेलिब्रेट होते हैं तो बड़ी पार्टीज होती हैं, क्या करने वाले हैं आज आप? अभी क्या कोविड है, कोविड की वजह से कहीं कोई पार्टी वार्टी नहीं कर पा रहे जी, है ना। पहले तो करते थे, पहले जब हमारे पिक्चरें लगातार चल रही थी तो सेट पे ही हम लोग केक काट लेते थे सब आर्टिस्टों के साथ मिलके शाम को। बट अभी कोविड है, अभी तो कोई घर से, मुंबई में तो बिल्कुल टोटल बाहर ही नहीं निकलते और शाम को शायद कर्फ्यू भी है ऑल दिस। तो अभी घर पे ही हम लोग अपने फैमिली के साथ ही बर्थडे, और मैं आपके साथ बर्थडे मना रहा हूँ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, थैंक यू सर। हमारा भी ये बहुत अच्छी बात है कि हम फॉर्चुनेट हैं कि आपके साथ ये मौका मिला। शायद कोरोना ने हमें ये एक पॉजिटिव नोट दिया है कि हम आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं आपका। नहीं तो हो सकता है कि आप अपने आर्टिस्ट के साथ होते और हम रेडियो पे ही रहते खाली। नहीं ऐसा नहीं, चलो जो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि लास्ट टाइम जब हमने इनका इंटरव्यू लिया था तो इन्होंने हमें चाय के लिए ऑफर किया था और हमारे लिए टिकट्स भी भेजी थी बॉम्बे आने के लिए। बस हम लोग तैयारी के प्लेन के पास भी पहुंच गए थे, लेकिन कोरोना आ गया तो चाय क्यों रह गई। अब बर्थडे का केक बन गया है। तो हमने स्पेशल, मैंने और नरेश ने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी कि कोरोना की दवाई का कुछ करें, तो उन्होंने दवाई के निरीक्षण किया है इंडिया के 3 स्टेट में जाकर, और बहुत जैसी दवाई आएगी हम दवाई खा के फिट होके इनका बर्थडे केक दिखाने जाएंगे। थैंक यू, सो वेलकम। बस इस क्या है, कोरोना की दवाई आ जाए तो आप सोचो कि कितने बर्थडे लोग मनाए जाएंगे और कितने लोग खुश होंगे। दैट विल बी द हैप्पीएस्ट डे आई थिंक फॉर द होल वर्ल्ड। बिल्कुल सर, बताएं हमारे सुनने वालों को, ये इतना लंबा सफर, लाइफ के 75 ईयर्स और उसमें फिर बॉलीवुड के जो पूरे 50 ईयर्स हैं और बहुत सारे बर्थडे आपने जैसा बताया सेलिब्रेट किए हैं। और क्योंकि ये जब भी बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात होती है तो एक मन में खुशी होती है, उमंग होती है
एक उत्साह होता है बर्थडे को लेके, और कहते हैं कि दिल के अंदर जो बच्चा होता है वो भी बाहर आ जाता है कि बर्थडे पे आपको क्या करना है, कैसे प्लान करना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो क्यों ना, बहुत सारे सवाल तो हैं जो हम पूछने वाले हैं, लेकिन सबसे अच्छा बर्थडे अगर आपका कोई हो, कौन सा याद आता है जो सबसे अच्छा बर्थडे रहा हो अभी तक? सबसे अच्छा बर्थडे जो है, क्योंकि बहुत सालों की स्ट्रगल के बाद जी, फ्रॉम 63 64 के बाद 82 एंड में जब डिस्को डांसर का सुपर डुपर हिट होने का जब न्यूज मिला था, तो उसके बाद का जो बर्थडे था वो इट वाज रियली वंडरफुल, और लगा था कि अब ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है, और वो हमने बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया था। उसके साथ साथ हमने जुबली भी उसकी जुबली, फिर 100 वीक्स एंड ऑल दैट, तो दैट ईयर वाज रियली वंडरफुल, और जो एक बहुत सालों के बाद एक खुशी का मौका आया था। जी बिल्कुल, ऐसा बर्थडे तो सेलिब्रेट करना हर एक का सपना होता है कि जिस इंडस्ट्री में वो इंसान काम करता है और उसी इंडस्ट्री में जब सक्सेस मिल जाती है और उसी टाइम बर्थडे भी पड़ जाता है, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। क्योंकि ये इंडस्ट्री भी आपको मालूम है, ये तो एवरी फ्राइडे जो होता है वो डिसाइड करता है। तो जैसे ये फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद उसके बाद बहुत अच्छा लगता है कि आप सक्सेसफुल हुए, क्योंकि यहाँ सक्सेस बड़ी देर के मुद्दत के बाद मिलती है। हालांकि ये जो सक्सेस, एक्चुअली पिक्चर तो रेडी हो गई थी, तो ये पिक्चर 17 दिसंबर को रिलीज हुई थी, तो मतलब बर्थडे के 11 दिन बाद, बट फिर हमने फिर सेलिब्रेट कर लिया था इसको और खुशी के साथ विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड यूनिट। हम भी बर्थडे, अगर पार्टी ऑर्गेनाइज होती है तो हम बर्थडे साल में हम भी 3 बार मना लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप केक काटना है, सेलिब्रेट करना है, उसके लिए ज़रूरत नहीं होती कि आप एक दिन का इंतज़ार करें। आप कभी भी जब आपका मन करे, आपके दोस्त, आपकी फैमिली आपके साथ हो और आप खुशी सेलिब्रेट करना चाहें, कर सकते हैं। इतने 50 सालों के पूरे जो एक 50 ईयर्स आपने कंप्लीट किए हैं अपने बॉलीवुड में, और इन 50 ईयर्स में आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है, तो कौन कौन से स्टार हो सकते हैं जो जहन में आते हैं, याद आते हैं और उनके साथ काम किया, और कुछ उनके साथ यादें हो जो ताज़ा हो और मतलब आप उनको बहुत मिस करते हो? मैं एक्चुअली सभी स्टार्स को मिस करता हूँ, क्योंकि सभी मेरे साथ बहुत अच्छा थे। पहली फिल्म जब की थी बुनियाद हमने, तो शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ की थी, राकेश रोशन थे, प्राण साहब, एंड माय वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, वो थे। उसके बाद विनोद खन्ना के साथ एक पिक्चर की थी, वो आई मिस हिम, ही वाज अ वंडरफुल फ्रेंड। उसके बाद हमने एक फिल्म की थी शशि कपूर के साथ, हेमा जी भी थे उसमें, अपना फोन। शशि कपूर भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, और बहुत ही प्यारे थे। और मुझे फिर जब हम बाद में एक फिल्म बना रहे थे डिस्को डांसर की रिलीज के बाद, एक हमने आंधी तूफान में उनके साथ काम किया था, तो मुझे बोलने लगे मेरे लिए भी एक डिस्को डांसर बना दो। तो उनको आई रियली मिस हिम, वेरी वंडरफुल मैन। और उनका जो एंड बहुत बेचारों का वेरी बड़ा ही दुखद था, जब उनकी दोनों किडनीज पे और उनकी याददाश्त भी चली गई थी। और उसके बाद के जो जितने भी दोस्त हैं वो तो है ही। अपना मिथुन तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है ना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमने मिथुन के साथ मैक्सिमम फिल्में उनके साथ की हैं। राजेश खन्ना मेरे बहुत खास दोस्त रहे हैं, क्योंकि एक मुश्किल के टाइम में उन्होंने मेरे मैंने कुछ एक थोड़ा अच्छा काम किया था उनके लिए, और उन्होंने फिर मुझे उसका जो है सिला दिया। मेरी पिक्चर में डिस्को डांसर में एक गेस्ट रोल किया, जो बहुत बड़ा योगदान था उनका, वो याद आते हैं। मिस ये सबको मिस करते हैं रियली। देवर मैं लकी था कि मैंने सब अच्छे लोगों के साथ काम किया, और आप काफी जो लोग हैं आप देखो तो वो एमपी बन गए थे, यू नो। शत्रुघ्न सिन्हा भी एमपी बने, विनोद खन्ना भी एमपी बने, है ना, मिथुन भी एमपी बने, हेमा जी भी एमपी बनी, तो ऑल दिस, राजेश खन्ना भी एमपी बने। तो दे वर वेरी वंडरफुल पीपल, और मुझे बहुत प्यार किया है। आई मिस एवरीबॉडी।
जी हाँ सर, हमें पता है कि आप बहुत लकी चार्म रहे हैं एमपी बनने के, जहाँ तक सवाल है। ये जिन लोगों का आपने नाम लिया ये बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, अपने सुपर स्टार्स आप इनको कह लें, कुछ भी कह लें। काम जब हम करते हैं, हमने बहुत से लोगों के साथ काम किया, एक पूरा टीम होती है, पूरी यूनिट होती है, जैसा आप बताते हैं अक्सर। उसके साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अंडर कवर आप कह सकते हैं, कि जो शायद बिहाइंड द कर्टन्स होते हैं, जो काम बहुत करते हैं, लेकिन जब मूवीज़ हिट्स होती हैं या पिक्चर बड़ी हो जाती हैं तो शायद उनका नाम ना आता हो, लेकिन उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मूवीज़ में, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हो या फिर दूसरा स्टाफ हो जो यूनिट का मेंबर, और छोटे छोटे काम भी करते हैं। तो जब उनकी बात आती है तो किन किन को ऐसा लगता है कि आप बहुत याद आते हैं या बहुत मिस करते हैं उन लोगों को भी? सबसे ज़्यादा तो मिस करता हूँ डॉक्टर राही मासूम रजा, वो मेरे राइटर थे फ्रॉम डिस्को डांसर्स के बाद, और मुझे बहुत प्यार करते थे। और वो इतने इंटेलिजेंट थे कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नजर आती थी, मैं उनसे पूछता था, वो उसका समाधान कर देते थे। और वो जो सीन क्रिएट किया होता था तो वो उसको और चार चांद लगा देते थे विद दिस डायलॉग। दैट वाज, वो बहुत मिस करता हूँ। वो एक्चुअली एक बार जब उनकी डेथ हो गई तो मैं बी आर चोपड़ा साहब से मिला। मैंने कहा चोपड़ा साहब कोई सब्स्टिट्यूट मिला आपने राही साहब का? बोला नहीं मिला, और आपको मिले तो प्लीज मुझे भी बताना। तो कुछ चोपड़ा साहब के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया था, है ना, काफी फिल्में लिखी थी और महाभारत भी लिखी थी, तो उनको बहुत मिस करता हूँ। और बाकी ये जितने स्टार्स हैं सबको मिस करते हैं। आपने कहा पर्दे के पीछे के लोग, फिर एक मेरे बहुत ग्रेट कैमरामैन जो सिनेमाटोग्राफर थे जिन्होंने राज कपूर की फिल्में की थी, राधू करवाकर जी, आई मिस हिम। वो उनकी फ्रेमिंग और उनका जो काम उनका, और बाकी ये तो सही बात है कि वो जो पर्दे के सामने होते हैं वो ज्यादा लोगों को नजर आते हैं और उनका ही ज्यादा लोग बयान करते हैं। और वो एक, हालांकि इतना मेकर की इतनी भी नहीं होती, वो कहावत है ना कि मूर्ति की पूजा होती है, मूर्तिकार की पूजा नहीं होती। तो ये सब आप जाते हैं तो मूर्ति देखते हैं, मूर्ति को हाथ जोड़ते हैं, हार्डली यू नो कि मूर्ति किसने बनाई है। तो जो मूर्तिकार इस फिल्म में जो होते हैं वो अकेला डायरेक्टर नहीं होता, पूरा यूनिट होता है जी। तो वो उनका तो नाम कम ही लिया जाता है, बट इवन देन जो मूर्तिकार मेन होता है डायरेक्टर, वो उनको याद करता है। और तभी ये फिल्म हिट बनती है, अच्छी बनती है, अगर पूरी टीम काम करे। और ये डिस्को डांसर के बाद, डिस्को डांसर से हमें ये फीलिंग थी कि बेस्ट काम लोगों ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है मेरे साथ जिन्होंने भी काम किया, एंड उनको तरक्की भी मिली। तो मेन ये लोग हैं जो, क्योंकि एक फिल्म में जो सबसे ज्यादा जो कमाल होता है राइटर, है ना, और सिनेमाटोग्राफर और म्यूजिक डायरेक्टर। तो खैर म्यूजिक डायरेक्टर तो अभी भी हैं हमारे साथ में, ये लोग मिस करता हूँ मैं, डॉक्टर राही मासूम रजा और रामू करवाकर। मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सुभाष सर ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जो खोली थी वो 1980 में खोली थी, बी सुभाष मूवी यूनिट जी। और ऐसे भाग्यशाली डायरेक्टर वो कम ही होते हैं जिनकी नेक्स्ट 6 इयर्स में 9 पिक्चरें, मतलब 9 फिल्म्स, 9 पिक्चर हिट रही। ऐसे शायद ही कोई डायरेक्टर ऐसे होंगे इस इंडस्ट्री में जिनको इतनी अच्छी सक्सेस टेस्ट करने को मिला नेक्स्ट 6 इयर्स में। और इन 9 में से 2 फिल्में ऐसी थी जिन्होंने, जो कहते हैं एक आम भाषा में, आग लगाना, बॉक्स ऑफिस पे आग लगाना, वो डिस्को डांसर और एडवेंचर्स ऑफ टार्जन थी। उस जमाने में ग्रॉसिंग से नहीं काउंट किया जाता था कि कितना पैसा कमाया, वीक्स पे होता था। तो ये दोनों पिक्चरें 110 वीक्स, अब मान सकते हैं 110 वीक्स तक ये पिक्चरें चली थी हॉल्स पे। और तो मैं सुभाष सर से पूछना चाहूंगा कि डिस्को डांसर पहले आई थी, टार्जन बाद में आई थी, तो ये डांस फ्लोर से जंगल तक जाने का सफर मतलब कि कैसे शिफ्टिंग हुई है, ये समझ में नहीं आया, कुछ थोड़ा बताएं। एक्चुअली क्या था, डिस्को डांसर एक्चुअली इज द फर्स्ट फिल्म जो 80s में जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया था, इंक्लूडिंग ओवरसीज, इंडिया और ओवरसीज। तो मिला के 100 करोड़ का दैट इज रिकॉर्ड था फर्स्ट टाइम। उसके बाद कई फिल्मों ने काफी किया, हम आपके हैं कौन वगैरह ना, और अभी तो खैर 100 करोड़।
और आपका जो दूसरा सवाल था कि एडवेंचर्स ऑफ टार्जन का, हुआ क्या था कि डिस्को डांसर के बाद हमने इमीडिएटली शुरू की कसम पैदा करने वाली की। हाँ जी। तो कसम पैदा करने के बाद भी चल गई, तो मिथुन बहुत बड़े स्टार हो गए थे। मिथुन थे कि पूरी इंडस्ट्री उनके पीछे भाग रही थी। तो फिर जैसे कसम पैदा करने वाली की रिलीज हुई तो मिथुन से मुलाकात हुई, तो मैं बोला अभी कब करेंगे, तो उसने हाथ जोड़ के बेचारे ने बोला, गुरु बोलता था कभी कभी, गुरु आपने मुझे स्टार बनाया है और अभी बहुत पिक्चर कर लिए, लेकिन मुझे एक 6-8 महीने का टाइम दे दो, तो मैं क्या है उसके बाद जो डेट आप चाहोगे मैं आपको दे दूंगा। तो बोला ठीक है। तो हमने सोचा क्या किया जाए 6-8 महीने में, और किसी के साथ तो बनाने का मतलब नहीं था, तो मिथुन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग लगा टार्जन, कि लोगों ने बहुत टार्जन बनाई थी, लेकिन वो क्या वो थोड़ा सी ग्रेड में, उस ग्रेड में बनाई थी। तो मुझे लगा टार्जन को एक ए ग्रेड में बनाया जाए, तो इसका एक अपना एक तो उसकी लव स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो हमने वो राधू करमारकर जी जो थे, बिग कैमरामैन और बड़े स्केल पे, तो हमने वो फिल्म शुरू की। तो उसमें क्या सार्कास्ट नहीं चाहिए थी, टार्जन नोन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि तो नहीं तो वो टार्जन नहीं लगेगा, वो एक्टर लगेगा। ये तो नया एक्टर भी मिल गया हमको, हेमंत बिरजे। उसने अच्छी, एक्चुअली वो पहली बार था जब एक अच्छी बॉडी एक स्क्रीन पे, इंडियन स्क्रीन पे आई थी। और उसके बाद काफी एक्टरों ने बॉडी बनानी भी शुरू कर दी थी। और फिर तो वो हमने इसलिए बीच में बनाई, हालांकि वो बड़े इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बड़ा एडवेंचरस था कि वो लिविंग एनिमल्स के साथ काम करना। जब टाइगर चल के आते थे शॉट के लिए तो सबकी हालत तो खराब हो जाती थी, तो उस टाइम क्या एनिमेशन वगैरह नहीं थी, तो वो फिल्म बनाने में बड़ा एक एडवेंचर रहा। तो जैसे ही वो फिल्म खत्म हुई, हमने डांस का जो मिथुन ने टाइम दिया होता 6-7 महीने के बाद, हमने डांस शुरू कर दी फिर तो इसलिए उसको बीच में टाइम कवर करने के लिए, गैप करने के लिए बनाई। लेकिन वो पिक्चर बहुत अच्छी चल गई, हिट हो गई और फायदा हो गया उससे। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं हमेशा से माना है कि बॉलीवुड का जो रियल ट्रेंड सेटर है, जो ट्रेंड चेंजर है, वो आप रहे हैं। क्योंकि डिस्को डांसर थे, डिस्को की शुरुआत बॉलीवुड में हुई थी, तो ऐसे ही अभी आपसे बातचीत करते पता लगा कि बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत भी आप ही से हुई है बॉलीवुड। कई एक्टर ने बोला हमने देखा बॉडी तो हमने शुरू कर दिया था। सलमान खान वगैरह सब ने उनको देखने के बाद बॉडी बनाने, संजय दत्त वगैरह ने, उनको बॉडी बहुत अच्छी थी उसकी, वेरी वेरी स्ट्रेट। और डिस्को डांसर की एक ट्रेंड सेटिंग हो गई थी, क्योंकि उस टाइम क्या काफी सोशल और एक्शन फिल्में बनती थी, तो एक आउट ऑफ बॉक्स का लगा मुझे एक म्यूजिकल फिल्म। काफी सालों से म्यूजिकल डांसिंग फिल्म नहीं बनी थी, तो शायद इसीलिए वो लोगों ने बहुत पसंद भी किया, क्योंकि जब भी एक नॉवेल्टी आती है तो ऑडियंस उसको बहुत पसंद करती है। तो वो दिल करता है हमेशा कुछ ना कुछ नयापन दिया जाए, ताकि ऑडियंस को पैसा वसूल हो, उनको लगे कि हाँ हमने कोई नई चीज देख लिया, इसलिए वो लाइक भी करते। तो ये रीजन था हमने शुरू की थी। दर्शक आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, और ये है स्पेशल बॉलीवुड सीरीज पार्ट 2 का एक एपिसोड, जिसमें आज हम रेडियो उड़ान की तरफ से और रेडियो उड़ान पर अपने लीजेंडरी मूवी डायरेक्टर बी सुभाष सर का 75th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उनके साथ ये मौका हमें मिला है कि हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट भी करें और एक बार फिर से उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला है। सर, ये जो पिछले कुछ महीनों से सवाल बहुत तैरता रहा, मुझे लगता है कि आबो हवा में, और जगह जगह पे आपने सुना भी होगा, और शायद हमने लास्ट टाइम आपके साथ बातचीत की थी, कोशिश किया था कि इस सवाल को ना पूछा जाए, लेकिन आज फिर जब मुझे मौका मिला है तो मुझे लगता है शायद आपसे पूछा जा सकता है इस सवाल का, क्योंकि आपका जो अपना एक्सपीरियंस है लगभग 50 साल का इस पूरी इंडस्ट्री का, उसके बाद शायद आप मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या ये सच है कि इंडस्ट्री आउटसाइडर को एक्सेप्ट करती है, नहीं करती? बड़ी बातें हुई इस पे, तो आपको क्या लगता है? तो मुझे लगता है शायद आपके पास भी, आपने जैसा हमें लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने भी स्ट्रगल किया, इंडस्ट्री में आए और बिल्कुल बाहर से आए थे,
तो क्या ऐसा हकीकत में है कि इंडस्ट्री आउटसाइडर्स को एक्सेप्ट करती ही नहीं है? नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आउटसाइडर भी आते हैं, इंडस्ट्री वाले भी आते हैं। अभी क्या है, ये जितने हमारे स्टार्स हैं 60s 70s के, अभी उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो नेचुरली एक उनका अभी हक बनता है बच्चों का काम करने का। अभी नेपोटिज्म और उसके ऊपर काफी बहस चल रही थी। तो अभी एक स्टार है, एक्टर है, उसका बेटा एक्टर बनेगा तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। अगर डायरेक्टर का बेटा कोई डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि लेकिन उसको प्रूव करना पड़ता है। कई स्टार्स के बच्चे आए, नहीं कुछ कर पाए, चले गए, है ना। तो ये इंडस्ट्री इतनी ओपन है, कोई बाहर से आता है, कई लोग बाहर से आए हैं। अभी जितने भी पुराने एक्टर्स थे सब बाहर से आए थे। अभी के जो एक्टर्स हैं उनके बच्चे हैं, तो उनको तो हक मिलता है ना, हक बनता है उनका कि काम करने का और ट्राई करने का कि भाई हमें मौका दिया जाए। उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। और जो बाहर से आता है उसको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये दस्तूर है, दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। अभी पॉलिटिशियन कोई जो पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन बनता है इजीली, तो इजीली जगह मिल जाती है। मोदी जी को स्ट्रगल करके मिली, है ना आज, और मोदी जी ने आज प्रूव कर दिया कि वो सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर है दुनिया के, तो इसमें कोई बंदिश नहीं है कि बाहर से आए या अंदर से आए या कोई भी आए, कोई भी आएगा, है ना। वो अंदर से आने वाले का, इंडस्ट्रीज के रिलेशन से आने वाले को थोड़ा इजी होगा क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन है। बाहर से जो आएगा उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन दोनों को प्रूव करना ही पड़ेगा कि वो इस काबिल हैं कि लोग उनको पसंद करें। और वंस एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो स्टार बनते हैं। अमिताभ बच्चन भी बाहर से ही आए थे, अमिताभ बच्चन के कोई नहीं था, मिथुन भी बेचारा बाहर से ही आया था, धर्मेंद्र जी, तो वो ये जो बात है नेपोटिज्म एंड ऑल दैट, ये सब बकवास बात है। मैं नहीं मानता इसको। ये उनका हक है, इंडस्ट्री वालों का, उनके बच्चों का हक है ट्राई करना और प्रूव करना। बिल्कुल। तो सुभाष सर सिंपली ये कह रहे हैं कि ये जो एक बेनिफिट मिलता है थोड़ा सा, कि आप स्टार के बेटे हैं, बेटी हैं, तो आपको थोड़ा सा एज मिलता है कि आपको थोड़ा सा इजी गो हो जाता है इंडस्ट्री में एंट्री करने पर। और अगर आप आउटसाइडर हैं तो आप बाहर से आते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन प्रूव दोनों को ही करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि ये हर प्रोफेशन का कह लें या हर फील्ड का अपनी एक रियलिटी है कि अगर आप गेम्स में देख लें या कहीं पर भी देख लें, पॉलिटिक्स में भी देख लें, तो अगर किसी जो स्टैब्लिश हैं, ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, अगर उनके रिलेटिव्स में हैं, उनके फैमिली से हैं, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता है। लेकिन अगर कोई बाहर से आके शुरुआत करता है तो उन्हें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो काफ़ी हद तक लगता है एकदम ठीक बात है ये। और आशीष, कोई और सवाल है जो मन में आ रहा हो? सुभाष सर से बातचीत हो और उनके सुपरहिट सॉन्ग के बारे में बात ना हो तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी रहेगी। तो उनके जो डिस्को डांसर पिक्चर का हम लोग सोचते हैं कि आई एम अ डिस्को डांसर काफी हिट रहा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उससे भी बड़ा गाना उसी फिल्म का एक दूसरा सॉन्ग था जो सुपर डुपर हिट हुआ उस सॉन्ग से, और वो था जिम्मी जिम्मी आजा आजा। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाइए, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। अभी लेटेस्ट एक न्यूज थी, कोई इंडियन गया था रशिया में, तो बोला इंडियन बोला जिम्मी जिम्मी आजा आजा मिथुन चक्रवर्ती। तो वो एक पहचान, बहुत पहचान, बड़ी पहचान बन गई है उसको गाने की। मैं चाइना में था तो वहाँ भी बहुत इज्जत हुई, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब बात चली है जिम्मी जिम्मी आजा आजा सॉन्ग की, तो मैं अपने दर्शकों को कुछ अपडेट देना चाहूंगा इस सॉन्ग के बारे में। ये ऐसा सॉन्ग था जो कि जिसको प्ले किया गया था मॉस्को के अंदर, जब इंडिया की तीनों कमांड, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का जो बैंड मार्च होता है, उसमें इस सॉन्ग को बजाया गया था। ये अपने आप में एज अ कंट्री भी काफी प्राउड की बात है कि इस सॉन्ग को चूज किया गया उनके द्वारा प्ले करने के लिए। इसके अलावा एक ब्रिटिश के रैपर रहे हैं MIA, वो सिंगर हैं, रैपर हैं, सॉन्ग राइटर हैं और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने भी अपनी एक एल्बम के अंदर इस सॉन्ग को रीमिक्स करके बजाया था, जो कि एक बार फिर हमारे इंडियन कंट्री के लिए, हम इंडियंस के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, बहुत प्राउड की बात है कि ऐसा हुआ। तो जिमी जिमी सॉन्ग अपने आप में जो है इतना
मशहूर रहा वर्ल्ड वाइड कि इसको बैकग्राउंड स्कोर के तरह भी यूज किया गया काफी जगह इंडिया के बाहर। एक एडम सैंडलर हैं जिनकी पॉपुलर फिल्म थी डोंट मेस विद द जोहा, उसमें इसको एज अ बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज किया गया था। और जो डिस्को डांसर जो सॉन्ग है दैट रैंक्स नंबर 2 सॉन्ग ऑफ इंडियन सिनेमा, बिकमिंग एन इंटरनेशनल हिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये दो सॉन्ग जो हैं इन दो सॉन्ग्स ने काफ़ी ज़्यादा मशहूरियत पाई पूरे वर्ल्ड में। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जो कि शायद ये लोग जो हमारे दर्शक शायद नहीं जानते होंगे। बिल्कुल, जो नहीं जानते हैं उनको पता चल गया होगा। और सुभाष सर, जब आपने कोई काम किया और उसको इतना अप्रिशिएट करें लोग अराउंड द ग्लोब, और हम यहाँ रेडियो पे बैठ के वो चीज़ें आपके सामने फिलहाल आप कुछ ना बोले और हम बता रहे हैं, तो कैसा फील होता है? सी इट इज़ लाइक कुछ लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड आपको इतनी अच्छी लगती हैं, एंड ये जब ग्रो करती हैं चीज़ें जो आपकी बनाई हुई क्रिएटिविटी जो होती है। और उसके बाद क्या होता है, इनिशियली गाना जो है ना वो पिक्चर को हेल्प करता है, बट अल्टीमेटली फिल्म जो है वो गानों को हेल्प करती है। जब फिल्म आपकी हिट होती है तो गाना भी साथ साथ हिट में। तो और इस फिल्म को तो चाइना ने अवार्ड दिया, अवार्ड सॉन्ग ऑफ द डेकेड। बिल्कुल। और अब इतनी इज्जत है, मैं लास्ट टाइम जब चाइना में था तो 18 में, तो मेरा जो इंटरप्रेटर था उसने बोला कि आई टोल्ड माय मदर दैट आई एम विद यू, तो शी सेड ओह टेक केयर ऑफ हिम, यू नो आई एम हिज फैन, आई यूज्ड टू डांस इन द जिमी जिमी सॉन्ग। So that was that gives a great player, no? आप एक ऐसे कंट्री में हैं और जो आपकी लैंग्वेज नहीं जानते, but they remember your work. That is a I think biggest happiness to a filmmaker. आपके काम को इतना सराहा गया पूरे वर्ल्ड में, जो कभी नहीं हुआ, बहुत कम, मतलब आज मुझे लगता है किसी फिल्म को इतना नहीं सराहा गया, इतना म्यूजिक को भी नहीं सराहा गया। तो दैट इज ए ग्रेट प्लेयर, बहुत अच्छा लगता है इससे। और यू फील सो हैप्पी दैट पीपल लाइक योर वर्क, दैट इज ग्रेट। तो लोग याद करते हैं, लोग पहचानते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। और सिर्फ ये शायद आपके नाम से ना हो, लेकिन ये आपके काम से जब होता है तो मेरे ख्याल से बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल। और सभी लिसनर्स हमारे जो इस टाइम रेडियो पे, आप हमें कहीं पर भी सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पे, आज हम 75th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं वी सुभाष सर का, और उनके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये प्लेटिनम बर्थडे हो गया, साथ में 50 ईयर्स भी कंप्लीट हो गए हैं पूरे जो इंडस्ट्री में। और सर मूवीज़ की बात चलिए तो फिर मेरे पास एक सवाल और है मेरे मन में, मुझे लगता है थोड़ा टची सवाल हो सकता है, थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है, कि कैसे कहेंगे कि इतनी सारी मूवीज़ बनाई, हालांकि कुछ मूवीज़ होती हैं, कुछ ही चीज़ें होती हैं शायद जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती हैं, लेकिन क्योंकि आप डायरेक्टर हैं और आप सारी मूवीज़ बनाते हैं, पूरा हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद जब आज अपनी मूवीज़ को देखते हैं तो किस तरह से फील होता है कि जितनी मूवीज़ हमने बनाई या आपने बनाई, जो भी मूवीज़ बनाई, उन सब के साथ जस्टिस हुआ? सी जस्टिस तो मूवी के साथ होता ही है। जी इट इज़ वेरी बहुत अच्छी बात है। देखिए ऑडियंस जब जाती है पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, तो ये थोड़ी देर के बाद वो भूल जाती है किसने बनाई है, क्या बनाई, है ना। दे ऑल फॉरगेट, दे आर inside the theater, they are inside with the movie and तो मूवी उनको अच्छी लगती है तो वो अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो एक ड्रीम होता है, वो उनके लिए वो ड्रीम जो पूरा हो जाता है, दे लाइक इट। उनको नहीं अच्छी लगती तो वो नकार भी देते हैं। तो उसमें कोई जस्टिस इनजस्टिस की बात नहीं है। आपकी कन्विक्शन से आपने कोई चीज बनाई, और ये जरूरी नहीं कि हर चीज जो आपकी 100% होती है। आप कोई भी काम करते हैं, माउंट एवरेस्ट पे आप 1 या 2 बार चढ़ सकते हैं, बार बार नहीं चढ़ा जाता। तो अगर आप हम नहीं सोचे कि डिस्को डांसर जैसा फिर क्यों नहीं हो, तो वो सोच सकते हैं, लेकिन होगा कि नहीं होगा वो ऑडियंस पे। हम तो जो भी पिक्चर बनाते हैं ये सोच के बनाते हैं कि अच्छी है ना, अच्छी। Ultimately, it is for the audience to decide whether they like it
make it a perfect and applauding. तो जब भी आपकी मूवीज रेडी होती थी और रिलीज होती थी तो आप किस तरह से उस पर अपना एक दिल को कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन देने के लिए क्या सोचते थे कि आपने अपना काम 100% कर दिया, अब इट्स अप टू पब्लिक? हाँ, वही मैं आपको अपना एक फर्स्ट मूवी का ही एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली क्या था, डिस्को डांसर के साथ साथ एक और फिल्म बनी थी, स्टार जी। वो इसके राजेंद्र कुमार जी के बेटे के साथ। तो बिद्दू उसके प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे वो। तो वो भी मतलब थोड़ा म्यूजिक ऐसा ही था बिद्दू का। फिल्म नहीं चली थी, तो हमारी फिल्म थोड़े 1-2 वीक के बाद रिलीज होनी थी। मैं बहुत टेंशन में था, आई वाज बहुत टेंशन में था, क्योंकि मैंने सब कुछ लगा दिया था उसमें, उस पिक्चर में। I had invested everything to prepare. तो फर्स्ट शो जब हुआ अपना 12 से 3 का, तो उसमें क्या था कि मेरे 3 गाने क्लाइमैक्स में थे। क्लाइमैक्स में 3 सॉन्ग्स वर देयर। तो उस टाइम क्या था कि ऑडियंस ये थी काफी मिक्स ऑडियंस होती थी, और गाने के ऊपर मोस्टली लोग जो है ना तो उठ के चले जाते थे सिगरेट पीने के लिए यहाँ। तो मुझे वो टेंशन थी कि इस पिक्चर में ऑलमोस्ट 7 गाने हैं, अगर ऑडियंस उठेगी तो क्या हाल होगा। गाने मेन तो गानों के ऊपर डिपेंड किया था जी। तो लेकिन वो ऐसे हुआ, पहले गाना हुआ, लोगों ने क्लैप किया, दूसरे में किया, तीसरे में किया, इंटरवल हो गया, तब तक तो सबने अच्छा किया। अब मुझे टेंशन थी क्लाइमैक्स की, क्योंकि क्लाइमैक्स में 3 गाने थे, जिमी जिमी आजा आजा, गोरो की ना कालो की का पार्ट था, फिर याद आ रहा है, तो कंटिन्यूअसली। तो मुझे वो टेंशन थी इसमें लोग बैठेंगे नहीं, तो वो उस टेंशन में मैं बैठा रहा 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे। तो वो क्लैप हुआ, जैसे वो जिमी जिमी आजा आजा हुआ, लोगों ने सीटी हमारी क्लैप करा था। उसके बाद राजेश खन्ना की एंट्री होती है और वो चिल्लाता है, गोरो की ना कालो की गाना गाता है, और गा गा है ना, ये होगा, और गिटार फेंकता है, और उसके बाद वो गिटार पकड़ के उसको गिटार खो गया था, और वो याद आ रहा है गाना गाता है, लोगों ने क्लैप मारी। तो ये 2.5 घंटे में मेरी जो ना पूरी ना गर्दन अकड़ गई थी। आई वाज सो बैठे बैठे कुर्सी पे पकड़ के बैठा था कि कोई नीचे देखता था, कोई उठा तो नहीं है ना। तो मैं बाहर आया तो लोगों ने बोला वेरी गुड फिल्म, नो हिट फिल्म, ऑल दिस, नो, लोगों ने तारीफ करनी शुरू कर दी। मैं फिर अपना घर पे आया, तो मेरी वाइफ ने पूछा कैसा रहा, तो मैं बोला अभी पता नहीं, अभी देखो, अगर शाम को लोगों के फोन आएंगे तो समझेंगे, है, लेकिन फिर देखेंगे। और मेरा जब टेंशन होता तो मैं थोड़ा सो गया, और सो गया तो 6-6:30 बजे एक बेल बजी, और हाँ मुबारक हो, तो एक जान में जान आई, किसी ने तारीफ की। फिर दूसरी बेल बजी, उस टाइम तीसरी बजी, ऐसे लोगों के फोन आने शुरू हो गए एक से, फिर बाहर से आउटसाइड इंडिया, उधर से इधर आते 9 बजे पहलाज नलानी उस टाइम अच्छे प्रोड्यूसर थे, वो चेक लेके आ गए कि मेरी सेकंड फिल्म डायरेक्ट कीजिए आप, एंड ऑल दैट। और फिर फाइनेंशियल से फोन आने शुरू हो गए, और नेक्स्ट डे मुझे लगा कि मैंने तो सब भी लाइफ इज चेंज, लाइफ वाज सो इट इज ऑलवेज वो खुशी होती ही है आपने काम किया, आपकी और ये क्या है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका नहीं है, ये टोटल ऑडियंस का है। टोटल कोई दूसरा आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो तो चलो एक ने देखा, 2 ने, एट ए टाइम वो देखते हैं, एंड इफ दे लाइक इट, दे लव इट, नथिंग लाइक दैट। उसकी इतनी खुशी होती है, आई कांट एक्सप्लेन दैट। इट इज लाइक यू आर फ्लाइंग इन द एयर। तो ये हुआ, तो वो रहेगा। आप अच्छा काम करेंगे तो उसका फल मिलता ही है, ये कहावत है, और कभी कभी ज्यादा भी मिल जाता है। शायद मुझे इसका ज्यादा भी मिल गया है कि आज इतने सालों के बाद भी यह है। और ये मेरा एक लाइफ का जो मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, डायरेक्टर बन के होता ना कुछ आप कमाल कर गए, तो एक लाइफ की एक अचीवमेंट तो ये हो ही गई है। एक अच्छी फिल्म बनाई जिसने पूरी दुनिया को एंटरटेन। आई बीइंग एन एंटरटेनर, मैंने
पूरी दुनिया को एंटरटेन किया और उन्होंने लाइक किया मेरे को। मैं बताना चाहूँगा जैसे आपने एक डिस्को का ट्रेंड सेट किया, आपने बॉडी बिल्डिंग का ट्रेंड सेट किया, अब आपके बातों से मुझे एक चीज और पता लगी है कि आपने एक ट्रेंड और सेट किया है और वो है फोन आने का इंतजार। जैसे कि फिल्मों में ऐसे काफी सीन्स आते हैं तो लड़की को प्रपोज करके आते हैं और कहते हैं कि शाम को अगर फोन करेगी तो मैं समझ जाऊंगा, हाँ है, नहीं करेगी तो ना, तो आगे इंतजार होता है। तो वो सीन्स भी मुझे लगता है आप ही से कॉपी किए गए हैं, आप ही के एक्सपीरियंस से लिए गए हैं। This is life. See, when you are born, you come with the body, and then that body goes away. Whatever you have done, कहते हैं ना, जो आप अपने लिए करते हैं वो तो आपके साथ चला जाता है, जो आप दुनिया के लिए करते हैं वो लेगेसी बन जाती है। ये फिल्म जो है मेरी एक लेगेसी है, जब तक लोग इसको याद करेंगे, और कोई ऐसी फिल्म अभी तक आई भी नहीं जो इसको इस जॉनरा में मार्क कर सके। और यही नहीं, आपका एक सॉन्ग और भी था जो फिल्म थी कसम पैदा करने वाली की, उसमें जो सॉन्ग था झूम 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 बाबा, उसने भी अपने आप में एक अलग ही रिकॉग्निशन पाई है वर्ल्ड वाइड। मैं अपने लिस्टर्स को बताना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल फिल्म थी ये गार्जियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2, उसके अंदर उस फिल्म को एज अ पार्ट एंड प्रमोशन के बेस पे यूज किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन सॉन्ग को एक हॉलीवुड फिल्म एज अ पार्ट एंड प्रमोशन के नाम पे यूज की जा रही है। और यही निकोल किडमैन जो कि इतने नामिक स्टार हैं वो हॉलीवुड के, उनकी फिल्म लॉइन में क्लोजर सॉन्ग के अंदर भी ये चीज रेस गाने को यूज किया गया था। और कम क्लोजर, हाँ राइट। इसमें क्या बप्पी जी का भी काफी योगदान है क्योंकि वो कंपोजर थे, एंड इट्स व्हाट अ टीम वर्क एंड वी शुड गिव हिम आल्सो क्रेडिट बिकॉज उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, मेरे साथ तो बहुत अच्छा काम किया। तो बप्पी लहरी भी इस बात से बहुत खुश होते हैं कि उनको एक ऐसा एक चीज मिल गई है जो लाइफ लॉन्ग उनके लिए भी एक यादगार बनेगी। और जहाँ मैं निकोल किडमैन की बात कर रहा हूँ वहाँ पे मैं जिम कैरी की बात भी करना चाहूंगा। जिम कैरी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने द मास्क फिल्म के अंदर मेन रोल किया था। जिम कैरी जो कि हॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर हैं, उनकी एंट्री पे जिमी जिमी सॉन्ग बजाया गया था और वो था एलेक्स सेंगर्स शो के अंदर। तो एक बॉलीवुड एक्टर की एंट्री पर इंडियन सॉन्ग जिमी जिमी अगर प्ले होता है बैकग्राउंड पे तो इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है। बिल्कुल, इतनी सारी तारीफ आप जो रेडियो पे हमारे साथ इस टाइम सुन रहे हैं, ये हैं बी सुभाष सर, लीजेंडरी मूवी डायरेक्टर। 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इनके बॉलीवुड में, और साथ में आज हम इनका 75th यानी कि प्लैटिनम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 तारीख यानी 6 दिसंबर को हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हर साल इनके साथ ये बर्थडे सेलिब्रेट करें हम रेडियो उड़ान पे स्पेशली। अब मुझे लग रहा है कि कोरोना नहीं रहेगा तो शायद नेक्स्ट ईयर बड़ा मुश्किल होगा, फिर भी कोशिशें जारी रहेंगी। सर ये बताएं कि इतनी सारी तारीफ, इतनी सारी रिकॉग्निशन, इतना सारा प्यार ऑडियंस से, वो पूरी दुनिया से मिलता है, सब कुछ दिया आपको बॉलीवुड ने, इस इंडस्ट्री ने। लगभग 50 साल आपके पूरे हो गए हैं। ये 50 साल मूवीज़ को अगर आप हालांकि साइड पर रख नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए रख दें, तो ये 50 साल की जो जर्नी है उसको कैसे देखते हैं अपनी लाइफ में? एक जैसा आपने कहा कि सब कुछ लाइफ में ही है, एक और इस सिंगल लाइफ में ही है, तो पूरी लाइफ में अगर इन 50 सालों को समेटें, और अभी जो वक्त आने वाला है वो हमने नहीं देखा, लेकिन ये जो पिछले 50 साल हैं इंडस्ट्री के, उस जर्नी को कैसे देखते हैं? मैं मोस्टली फिल्म में ही रहा, और फिल्म बनाने में टेंशन होती है, यू नो। फिल्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जितना भी अवॉइड करें टेंशन रहती है, बिकॉज मैं क्या प्रोड्यूसर भी था, डायरेक्टर भी था, राइटर भी था, यू नो। कहानियाँ मतलब सब मेरे ही होते थे, तो उसमें टोटल रिलैक्स नहीं किया। कुछ लम्हे होते थे, जैसे हम लोग मिथुन वगैरह हम लोग जब फिल्म करते थे तो शूटिंग के बाद हम बैठ के थोड़ा एंजॉय। और बाकी क्या है, इस लाइन में जो है ना उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, यू नो। जी जी। एवरी डे
चैलेंजेस, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि आप एक भाई एनासिन की गोली बना जी और उसका फॉर्मूला चलता रहेगा और आपकी बिकती रहेगी और आपका पैसा आता रहेगा। जी तो जी every time there is always a tension, जी you know, and a challenge. तो वो उसको मीट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जी। उसमें कई चीजें मिस भी हो जाती हैं, आप you don't can't enjoy that much life. जी। No doubt you enjoy your creativity, but फिर लगता है कि और कुछ और किया जाए। अभी भी आई एम जस्ट इन द पाइपलाइन में ऐसा कि इससे बेटर कुछ किया जाए, है ना। जी तो वो सोच रहे हैं, और वो सोचने में आप समझ सकते हैं कि क्या है। और कुछ टाइम ऐसा आता है जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी जैसे कोविड आया बीच में, है ना, बीच में कुछ कारपोरेट्स आ गए, उन्होंने कुछ हिला दिया इंडस्ट्री को। आपको है ना, तो एक ये लाइन जो है ना, बड़ी कॉम्पिटिटिव लाइन है। और बीइंग ए शो बिजनेस, आप जरा सा हटे तो लोग धक्का मार के निकाल देते हैं आपको। बिल्कुल। तो उस केस में हाउ यू हैव टू सर्वाइव, दैट इज आल्सो वेरी बिग। तो सर्वाइवल के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। क्योंकि हर कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद चीजें चेंज होती हैं, नए स्टार्स आते हैं, है ना, जो आपके साथ नहीं काम किया है, जो आपके साथ जिन स्टार्स ने काम किया है वो थोड़ा बैकफुट हो जाते हैं, है ना। सो ऑल दिस आई कैन से I enjoyed it, I made it good, but there was a struggle all the time, and still I am struggling to make it again, big and top, so that my lost films should be bigger hit than what I had made. Every man in every profession, you should keep on trying. You should always keep on trying and do the best for coming, because life is such thing. You don't know where the life takes you, but you have to work hard to get what you want. तो ये 50 years आप कहें तो मेरे जो है, I will say I was struggling to achieve. मेरा एक सवाल है जो कि मेरे ख्याल से मेरा ही नहीं, इस दुनिया में काफी लोगों का होगा कि हाँ जी, मिस्टर दी सुभाष डिस्को डांसर पार्ट 2 कब बना रहे? जल्दी बनेगी। तो वो जल्दी ये इंडस्ट्री एक नए स्टार को देखने वाली है, राइट? जैसे मिथुन जी स्टार बन गए थे, वैसे दूसरा पार्ट 2 में शायद कोई और एक नया स्टार बॉलीवुड को मिलेगा, होपफुली। और मुझे लग रहा है कि ये सवाल जो है थोड़ा सा ऐसा है जिससे आशीष अपने लिए कोई छोटे, वो जो हमारे 30 सेकंड का रोल की एक बात हुई थी लास्ट वाले इंटरव्यू में, कुछ उसकी याद दिला रहे हैं सर को कि आप याद रखें कि हमें ना भूल जाएं, मूवी ज़रूर बनाएं, हमारे लिए कुछ ज़रूर रखें ताकि हम कहीं स्क्रीन पे आ जाएं, चाहे वो हम पीछे भीड़ में ही खड़े हैं, वो ठीक है। लेकिन ये मुझे समझ में आ गया आशीष ने ये वाला सवाल के पूछा है। मैं लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कि आशीष लास्ट पहली मीटिंग में 30 सेकंड हुआ था ना रोल, अभी सेकंड मीटिंग में 60 सेकंड हो गया। हमारा रोल बढ़ गया है। हाँ, हमारा रोल बढ़ गया, 30 में पूरा 1 मिनट मिल रहा है और ये काफ़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हमें कुछ बेनिफिट होने वाला है। स्टार कोई भी बने, हम स्क्रीन पे होंगे, हमें इस बात से बहुत खुशी है, क्योंकि अभी रेडियो पे अक्सर लोग हमें सिर्फ सुनते हैं और शायद स्क्रीन पे देख भी लें। रेडियो डान पे आप सुन रहे हैं बॉलीवुड स्पेशल सीरीज पार्ट 2 एपिसोड, और आज हमारे साथ बी सुभाष सर हैं, लीजेंडरी मूवी डायरेक्टर बॉलीवुड से, और इनका 75th यानी कि प्लेटिनम बर्थडे रेडियो पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारी बातें सर के साथ हो चुकी हैं और अब मैं और आशीष हम लगातार सर से बात कर रहे हैं। सर बहुत सारा वक्त हो गया और खुशी होती है कि इतने मन से आप हमारे साथ बात करते हैं और इतने हमारे लिसनर्स को इतना वक्त देते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि लोग हमारे साथ आएँ और इतनी सारी बातें करें। तो एक दो सवाल और हैं जो मुझे लगता है कि हमें पूछ लेना चाहिए, और शायद ये सफ़र फिर फ़िलहाल आज के लिए काफ़ी होगा कि ये आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, 50 साल की जो जर्नी रही और किस तरह से एक लाइफ में स्ट्रगल रहा और वो अचीव करने के लिए जो स्ट्रगल था। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मंत्रा क्या होगा, अगर जैसे आप लगातार 50 साल से इंडस्ट्री में हैं, कौन सा मंत्र होगा
कि आप लंबे समय तक बने रह सकते हैं या खुद आप बने रहे? तो सबसे पहले है कि बी ऑनेस्ट व्हाट यू आर डूइंग। सबसे पहली जो चीज है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें ऑनेस्टी से कीजिए, पैशन से कीजिए, तो वो काम अच्छा ही होगा क्योंकि आप सोच रहे हैं। सेकंड जो मंत्र है कि यू शुड कीप योरसेल्फ हेल्दी, है ना। आप जो आप, बिकॉज एज मैंने पहले बोला कि आप बॉडी के साथ आते हैं और बॉडी चली जाती है, तो अपनी बॉडी जो है ना आपका सारा काफी हेल्प करती है टू नो अचीव योर थिंग्स एंड ऑल दैट। टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, थोड़ा एक्सरसाइज करके, नो जैसे भी डाइट करके, और जो भी करें पूरे पैशन के साथ करें और ईमानदारी के साथ करें, तो वो सफलता मिलती है। कभी लेट भी मिलती है, नॉट इमीडिएटली नहीं मिलती, कुछ लक होता है, वो तो मानना पड़ेगा। हम कितना भी अच्छा काम करें, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, कुछ चीजें हो जाती हैं, तो किस्मत साथ देगी, बट आप अपने, वो तो हमको पता नहीं किस्मत कब साथ देगी, लेकिन आप जो भी करो ईमानदारी से, सच्चाई से और पैशन के साथ कि ये बस मुझे करना है, और वो काम जो है सफल होगा ही। तो ये मंत्र हैं सुभाष सर के, जो अगर आप फॉलो करें तो आप अपनी लाइफ में, आप किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो शायद आप अपने काम को एक अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सुभाष सर, चलते चलते अभी मैं आपसे वो मैसेज ज़रूर लूँगा जो आप हमारे सभी सुनने वालों को दें, लेकिन पहले ये भी बताएं कि अक्सर हम बात करते रहे, पिछली बार भी हमने बात की कि हर साल कितने लोग इंडस्ट्री में आते हैं और चले जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं और कुछ नहीं पता होता, और फिर एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत से, अपने पैशन से, जो आपने कहा उससे आप लगातार 50 साल हैं। अगर मैं आपसे सिर्फ छोटा सा एक सवाल पूछूं, अल्टीमेटली क्या ऐसा है जो आपने पूरी इंडस्ट्री से सीखा, मतलब व्हाट यू हैव एग्जैक्टली लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्री इन लास्ट 50 इयर्स? इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री कहिए, कोई भी इंडस्ट्री कहिए, एक ही चीज सीखने को मिलती है कि देयर इज ए जबरदस्त कंपटीशन विद यू। एवरीबॉडी इज योर कंपटीटर। हर आदमी आपका कंपटीटर है, कोई भी डिपार्टमेंट में आपने वो कंपटीशन जीतना है। इट इज लाइक ए रेस। पीछे रह जाते हैं तो आप देखा होगा कि जब रेस चलती है, 25 लोग भागते हैं और धीरे धीरे 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड में पीछे रह जाते हैं, 3, 4, 5 होते हैं, फिर भागते हैं और लास्ट में। तो ये सोच के चलिए कि आपका हर आदमी आपका कंपटीटर है, वो आपको हराने की कोशिश करेगा और आपको जीतना है। आपको कैसे जीतना है? अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, लगन के साथ, और वो आप जीतोगे, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है। नथिंग इज बिफोर ऑनेस्ट डीड्स एंड योर रिलेशंस। आप अच्छे ऑनेस्ट हैं तो आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी रहेगी, और सच्चाई को लोग लाइक करते हैं। पीपल लाइक ट्रूथ, चाहे वो खुद भी कितने झूठे हों, बट दे लाइक इट। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट। हर चीज में एक ऑनेस्टी और सिंसेरिटी एंड पैशन इज द मंत्र फॉर दिस इंडस्ट्री, व्हिच इज द शो बिजनेस। To survive here, you have to work hard every time. Every moment is a new moment for you. You have to, everybody is your competitor and you have to compete it. तो ये है अल्टीमेट लर्निंग जो सर ने पिछले 50 सालों में, या जो 15 उन्होंने कंप्लीट किया, उससे सीखा कि हर बंदा आपके कंपटीशन में है और आपको सिर्फ जीतना है, और जीतने के लिए बाइक हुक बाइक रुक नहीं, आपको सिर्फ अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपने पैशन, अपने प्यार और अपनी लगन से जीतना है। ये एक साथ में जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके कुछ, उनको ऐड ऑन करके ही आपको चलना है लाइफ में। सुभाष सर, पिछली बार भी जब हम आपके साथ थे तब भी आपको रेडियो उड़ान के लिसनर्स ने अराउंड द ग्लोब सब जगह आपको सुना, बहुत प्यार दिया। उसके बाद आपको यूट्यूब पे हमारे शो में थे तब भी आपको लोगों ने बहुत प्यार किया। आज भी उम्मीद है कि इतना ही प्यार हमको लोग सुन रहे हैं और यूट्यूब पे भी आपको देखेंगे। तो इतने सारे लिसनर जब आपको सुन रहे हैं, तो हमारे उन लिसनर्स के लिए क्या संदेश है जो आप देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू से थैंक यू वेरी मच। जितने भी लिसनर्स हैं, आप मेरे बात को सुना, आपने मुझे चाहा, आपने मेरी फिल्म में
फिल्में सराही और आगे भी मेरी फिल्में जो है उनको भी सराहोगे, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बी विनर, बी स्ट्रांग एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट हैप्पीनेस यू कैन गिव टू योरसेल्फ, योर पेरेंट्स एंड टू द वर्ल्ड। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, और इतना सारा वक्त देने के लिए, और रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप यूं बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करते रहें, और जैसा आशीष ने कहा कि 100 बर्थडे जो होगा वो हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, आपके पास आके सेलिब्रेट करेंगे, और ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और सर इतना सारा बातें करने के लिए, इतनी सारी लर्निंग वाली जो बातें हैं, जो नॉलेज बेस्ड हैं, और जो आपके एक्सपीरियंस हमको देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर उम्मीद है कि आपसे दोबारा से इस बार जो भेंट होगी, हमारी जो मुलाकात होगी, वो फेस टू फेस होगी। तो बहुत अच्छा लगा सुभाष सर आपसे एक बार फिर बातचीत करके आपके प्लैटिनम बर्थडे पे, और मैं और नरेश दुआ करेंगे कि हम आपका एक ग्रैंड इंटरव्यू और लें आपके 100th बर्थडे पर, और उस टाइम फिर हम चाय से या केक से बात नहीं चलेगी, एक 5-स्टार होटल में पार्टी के साथ बात चलेगी। Great. That will be the best moment for me. That will be really. I'll be so happy to meet you face to face. God. और मैं दुआ करता हूँ जल्दी हो। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। और लिसनर्स, ये था आज का हमारा शो, जो बी सुभाष सर के लिए हमने बर्थडे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया रेडियो उड़ान पे। 75th यानी कि प्लैटिनम बर्थडे उनका सेलिब्रेट हुआ, और अभी पार्टी और बाकी है, तो क्योंकि सर को अभी पार्टी और करनी है, अभी बहुत कुछ बाकी है उनके लिए आज पूरे दिन में। तो हम यहाँ से आपसे लेते हैं इजाज़त, और फिर दोबारा एक और एपिसोड लेकर आएंगे सुभाष सर के साथ, जब इनकी नई मूवी रिलीज होंगी। उस टाइम तक वेट करें। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,